तो आज का हमारा जो टॉपिक है कूलिंग सिस्टम फॉर इंजन का कूलिंग सिस्टम। तो आज हम लोग बात करेंगे एक अच्छा टॉपिक, बहुत ही शानदार, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलिंग सिस्टम। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में। बस आप लोगों को ध्यान से देखना है और पढ़ना है बस। पहला पॉइंट है हमारा, इंजन को ठंडा करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे कूलिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब यह है कि कूलिंग सिस्टम क्या, आप नाम से ही समझ रहे हैं, कूलिंग सिस्टम यानी कि किसी भी चीज़ को ठंडा करने वाला प्रक्रिया। ठीक, नॉर्मल शब्द में क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी भी सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, कूलिंग सिस्टम। तो कह रहा है इंजन को ठंडा करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, किसको, इंजन को ठंडा करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वह हमारा कहलाता है इंजन कूलिंग सिस्टम। अब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम, जब भी हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं तो वो चीज़ एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी होती है, उसमें कई सारी चीज़ों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। वैसे ही हमारा क्या है, कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। पॉइंट, आईसी इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर में होता है, जिससे इसका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर उत्पन्न हो जाता है या जनरेट हो जाता है। किसमें, आईसी इंजन में। आईसी इंजन का मतलब क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन का मतलब कि वह इंजन जिसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर हो, किसमें हो, सिलेंडर के अंदर हो, वह हमारा क्या कहलाता है, आईसी इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, आईसी इंजन कहलाता है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है आईसी इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर में होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर उत्पन्न हो जाए। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 4 स्ट्रोक इंजन, क्या 4 स्ट्रोक इंजन में एक आपका स्ट्रोक होता है जिसको तीसरा स्ट्रोक हम लोग नाम से जानते हैं, इसको होते हैं पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कंबस्शन होता है। कंबस्शन जैसी होता है, जैसे ही आपका फ्यूल का कंबस्शन हुआ, देन उसके बाद क्या होता है, सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। इसी हाई प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जिससे पिस्टन, सिलेंडर हेड आदि को टूटने से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जिससे सिलेंडर हेड आदि को टूटने से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि ये पॉइंट कह रहा है कि हम कूलिंग सिस्टम को प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं, क्योंकि पिस्टन, सिलेंडर आदि को टूटने से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, आईसी इंजन का अधिकतम तापमान, जो आईसी इंजन होता है उसका अधिकतम तापमान 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, आईसी इंजन का। किस टाइम पे, जब हमारी फ्यूल का क्या होता है, कंबस्शन होता है सिलेंडर का, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, इसी टेम्परेचर को कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट आयरन। किसका, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, कास्ट आयरन। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी पदार्थ पिघलना प्रारंभ हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी पदार्थ पिघलना प्रारंभ हो जाता है, वह आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है, क्या होता है, मेल्टिंग
पॉइंट। तो जो कास्ट आयरन होता है वो कब पिघलना स्टार्ट हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस पॉइंट का मतलब आप समझिए कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आपसे। आपको पता होगा जो सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है, मैं बात करता हूँ सिलेंडर ब्लॉक की, क्योंकि ये पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, ये सारी हमारी जो असेंबली है वो किसके अंदर रहती है? सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। तो सिलेंडर ब्लॉक बना किस चीज़ का होता है? मतलब उसका जो मटेरियल क्या होता है सिलेंडर ब्लॉक का? तो सिलेंडर ब्लॉक का जो मटेरियल होता है वह होता है ग्रे कास्ट आयरन। क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि कास्ट आयरन आप कह सकते हो, ठीक। तो वही कह रहा है 1500 डिग्री सेल्सियस पे, 1539 डिग्री सेल्सियस पे जो कास्ट आयरन होता है क्या होता है? पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझिए उसके जस्ट नेक्स्ट ऊपर वाला पॉइंट क्या कर रहा है? इंजन का अधिकतम तापमान 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ समय के लिए होता है, आप सोचिए कि परमानेंटली हो, ऐसे नहीं, यानी कुछ क्षण के लिए होता है। इसको कम किससे कहते हैं? हम लोग कूलिंग सिस्टम के द्वारा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर 600 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंजन का वो कितना होता है? 600 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात हो रही है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंजन का न्यूनतम तापमान कितना? न्यूनतम तापमान 80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस आपका इंजन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उतने पे हमारी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल इतना होना ही चाहिए, इससे कम हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इंजन के अधिक गर्म होने के प्रभाव। अगर आपका इंजन अधिक गर्म हो रहा है तो उसका हमारे इंजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसका? अगर इंजन अधिक गर्म हो रहा है तो उसका इंजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट की बात करें, इंजन ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। पॉइंट आया आपका विस्कोसिटी, ठीक है। क्या आया? विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो विस्कोसिटी का मतलब है कि ये विस्कोसिटी बताती क्या? विस्कोसिटी बताती किसी भी पदार्थ का गाढ़ा या पतला होना, कि जो हमारा पदार्थ है वह कितना गाढ़ा है और कितना पतला है। कह रहा इंजन ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, मतलब क्या होगा? जो आपका इंजन ऑयल है वो कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। विस्कोसिटी कम हो रही है तो ऑयल क्या होगा? पतला हो जाएगा, जिससे लुब्रिकेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा। बिल्कुल सही है। जब विस्कोसिटी उसकी कम हो रही है और देखो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी कम हो ही जाएगी, ये नॉर्मल सी बात है। सबसे अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हमारे घर में खाना बनता है तो खाना बनने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? जो सरसों का ऑयल होता है वो कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में डालने के बाद कुछ समय के बाद देखते होगे वो गर्म होने के बाद पतला हो जाएगा। रीजन, अगर आपको इसका रियल प्रैक्टिकल करना है, आप लेना सरसों के ऑयल को उंगली में लेना, पहले उसका देखना उसमें चिपचिपापन ज़्यादा होगा। वही चिपचिपापन क्या होता है? हमारा विस्कोसिटी होती है, वो आपके हाथ में ज़्यादा आएगा। और जब उसको गर्म करने के बाद आप हाथ में लोगे, थोड़ी देर वेट कर लेना हल्का सा, क्योंकि गर्म हाथ लोगे तो हाथ भी जल सकता है। तो देखोगे कि गर्म होने के बाद जितना हमारी उंगली में पहले लग रहा था उसके बाद वो कम लगेगा। यही क्योंकि वो गर्म हो गया, गर्म होने के बाद उसकी वो पतला हो गया, उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई? कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर हीटिंग से वेयरिंग या बुश जल जाएंगे। अगर इंजन ज़्यादा हीटिंग कर रहा है, मतलब ओवर हीटिंग कर रहा है, तो क्या होगा? जो हमारे वेयरिंग और बुश हैं वो क्या होंगे? जल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान मिलने पर इंजन पार्ट्स फैलेंगे, जिससे ये पार्ट्स आपस में फंस जाएंगे या सीज हो जाएंगे। इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी चीज़ का ऊष्मा पाकर फैलना, यानी कि किसी भी चीज़ को हीट मिलने के बाद गर्म करने पर वह फैल रहा है, वह होता है थर्मल एक्सपेंशन। वही कह रहा है तापमान मिलने पर इंजन पार्ट्स फैलेंगे, जिससे ये पार्ट्स आपस में फंस जाएंगे या सीज हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है? उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। उस पदार्थ के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। ज़्यादा नहीं होती है, मत कुछ माइक्रोन्स की आप कह सकते हो। उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे क्या होगा? आपका पार्ट्स
जो फंस जाएगा या इंजन सीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गैसकेट व वॉल्व के किनारे जल जाते हैं। जो हमारी गैसकेट होती है और उसके जो वॉल्व होते हैं उनके किनारे क्या होंगे, अगर ओवर हीटिंग हो रही है तो क्या होंगे, जल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्री इग्निशन होगा जिससे नॉकिंग होती है। प्री इग्निशन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का पहले जलना, पदार्थ का पहले जलना प्री इग्निशन कहलाता है। प्री इग्निशन होता है पेट्रोल इंजन में, जिससे नॉकिंग होगी। नॉकिंग का मतलब होता है कि इंजन हमारा आवाज़ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूल की खपत ज़्यादा होगी। अगर इंजन अधिक गर्म हो रहा है तो जो फ्यूल का कंजप्शन है वो भी अधिक होगा। क्या होगा, फ्यूल का कंजप्शन अधिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंजन के अधिक ठंडा होने के कारण प्रभाव। अगर हमारा इंजन अधिक ठंडा है तो भी सही नहीं है। ठीक है, अगर इंजन ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो भी सही नहीं है, उसके भी क्या प्रभाव पड़ते हैं इंजन पर, उसके हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि इंजन ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। वहाँ पे विस्कोसिटी कम हो रही थी, यहाँ पे बढ़ रही है। मतलब क्या है, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ऑयल, जिससे इंजन ऑयल पाइप में ही फंस जाएगा और इंजन पार्ट्स तक नहीं पहुँच पाएगा। मतलब जो हमारा लुब्रिकेशन होता है, इंजन ऑयल होता है, उसका क्या होगा, जो अगर विस्कोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, अधिक गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पाइप्स हैं उनमें जाके वो फंस जाएगा और जहाँ तक पहुँचना है वो नहीं पहुँच पाएगा। नेक्स्ट बात है इंजन को स्टार्ट करने में समस्या होगी। जो हमारे अधिक, देखो सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी गाड़ी अगर अधिक ठंडी हो जाती तो हमें इंजन को स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम होती। तो ये पॉइंट वही है, इंजन को स्टार्ट करने में समस्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट इग्निशन की समस्या होगी, जिससे डिटोनेशन की समस्या आ जाएगी। पोस्ट इग्निशन मतलब क्या हुआ, ईंधन का अपने समय के बाद जलना, मतलब कुछ समय के बाद जलना। ठीक है, जलना चाहिए पहले, उसमें प्री इग्निशन हो रहा था, मतलब फ्यूल हमारा पहले जल रहा था। इसमें क्या होगा, पोस्ट इग्निशन होगा। इंजन अधिक ठंडा है तो थोड़ी देर बाद होगा, ये समस्या आ सकती, जिससे डिटोनेशन की समस्या आएगी। इसमें क्या होगी, उसमें नॉकिंग की समस्या आ रही थी, इसमें क्या होगा, डिटोनेशन की समस्या आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पानी कंडेंस होकर ऑयल सम्प में सिलज या कीचड़ बना लेगा। जो हमारा पानी है कंडेंस हो जाएगा होकर ऑयल सम्प, मतलब जो ऑयल सम्प होता है, ऑयल सम्प कहाँ होता है, हमारा सबसे नीचे लगा होता है इंजन में। कहाँ लगा होता है, सबसे नीचे भाग होता है ऑयल सम्प, जिसमें क्या होगा, सिलज या कीचड़ बना लेगा पानी कंडेंस होकर। ठीक है, यानी कि जम जाएगा, मतलब कहने का मतलब है वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है वह कितने प्रकार का होता है। क्या कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो कूलिंग सिस्टम है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का कूलिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, दो प्रकार का कूलिंग सिस्टम होता है। पहले की बात करें तो डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, क्या होता है, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। और दूसरा हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। क्या होता है, इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। तो डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है उसमें होता है एयर कूलिंग। किसके द्वारा हम इंजन को ठंडा करते हैं, एयर के द्वारा। डायरेक्ट कूलिंग, इसका भी मतलब जब एयर कूलिंग सिस्टम आपको आगे बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। उसके बाद इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में क्या आता है, वाटर कूलिंग सिस्टम। क्या होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम। क्या आता है, वाटर कूलिंग सिस्टम। समझ में आया, कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम और दूसरा इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में क्या है, एयर कूलिंग सिस्टम, और इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में क्या है, वाटर कूलिंग सिस्टम। चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो पहला क्या था, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। तो डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में पहला किसकी बात करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम की। डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में किसकी बात करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा एयर कूलिंग सिस्टम का पहला पॉइंट, एयर कूलिंग सिस्टम में कूलिंग माध्यम हवा होती है। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है एयर कूलिंग सिस्टम, वह सिस्टम जिसके द्वारा, वह सिस्टम
जिसमें एयर के द्वारा, किसके द्वारा, एयर यानी कि हवा के द्वारा इंजन को ठंडा किया जाता है, वह क्या कहलाता है, एयर कूलिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, एयर कूलिंग सिस्टम कहलाता है। समझ में आया? तो वही कह रहा है, एयर कूलिंग सिस्टम में कूलिंग का माध्यम क्या होता है, हमारी एयर होती है, हवा होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, जिसमें दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एयर कूलिंग इंजन पर फिन्स लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं, फिन्स लगाई जाती हैं एयर कूलिंग सिस्टम में। आपको इसका मैं डायग्राम भी बताऊंगा। फिन्स लगाई जाती हैं, क्या लगाई जाती है, फिन्स लगाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंजन पर फिन्स ऊष्मा ट्रांसफर के लिए पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ा देती है, जिससे ऊष्मा स्थानांतरण की दर बढ़ जाती है। इंजन पर जो ऊष्मा जो फिन्स होती है वो क्या कहती है, जो हीट होती है उसका ट्रांसफर यानी कि हीट ट्रांसफर ऊष्मा स्थानांतरण के लिए पृष्ठीय क्षेत्र पर क्या करती है, बढ़ा देती है, और जिससे क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण की दर भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फिन्स एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन या जिस मटेरियल का सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक बना होता है उसकी ही बनी होती क्या, हमारी फिन्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, अधिक कूलिंग के लिए फिन्स के आगे ब्लोअर या पंखा दिया जाता है। किसके आगे, फिन्स के आगे क्या करते हैं, ब्लोअर या पंखा दिया जाता है। ठीक है। फिन्स कास्टिंग विधि के द्वारा बनाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी फिन्स होती हैं वो किस विधि के द्वारा बनाई जाती हैं, वो कास्टिंग विधि के द्वारा बनाई जाती हैं। समझ में आया? चलो अब ये हमारा क्या है, डायग्राम है जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो कूलिंग सिस्टम है दो प्रकार का है, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम और इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम हम लोग इसको क्यों कहते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमारी एयर होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, हमारे इंजन की फिन्स पर आकर लगती है। यहाँ पे अगर आपने अपनी बाइक देखी होगी तो बाइक में इस तरह की फिन्स लगी होती हैं। ठीक है। इस तरह की फिन्स क्या होती हैं, लगी होती हैं। तो यही है, क्योंकि जो हमारी एयर आती है डायरेक्ट हमारी बाइक जो क्या होती है वो एयर कूलिंग होती है। क्या होती है, एयर कूलिंग के द्वारा जो हमारे बाइक का इंजन है उसको ठंडा किया जाता है। तो वही है, क्या है, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। डायरेक्ट में क्या है, जो हमारी एयर आ रही है वो डायरेक्ट हमारी किस में जा रही है, वो फिन्स से टकरा रही है। इस तरह की फिन्स भी लगी होती है गाड़ियों में। और इसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हमारे एयर कूलिंग सिस्टम में जो इंजन होता है, इंजन में जो फिन्स होती हैं वो ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबी होती हैं और नीचे की तरफ छोटी होती है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हीटिंग वाला एरिया होता है वो ऊपर ही होता है। क्योंकि जब हमारी देखो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, फुल स्ट्रोक इंजन में जब हमारी पिस्टन टीडीसी पर होती है, कहाँ होती है, टीडीसी पर होती है। पावर स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जब हमारी पिस्टन टीडीसी पर होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, और टीडीसी पर पहुँचने ही वाली होती है, तो क्या होता है, स्पार्क प्लग के द्वारा, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, स्पार्क प्लग के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा, स्पार्क प्लग कहाँ पे है, ये है हमारा इसमें, इसके द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा क्या होगा, चिंगारी दी जाएगी। क्या होगी, चिंगारी लगेगी, हल्की सी चिंगारी होगी। चिंगारी आने पर क्या होगा, क्योंकि इस समय पावर स्ट्रोक तक आने तक हमारे सिलेंडर के अंदर एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है कि थोड़ी सी भी चिंगारी मिलने पर भी इसमें क्या होता है, एकदम से ब्लास्ट होता है। क्या होता है, वो ब्लास्ट कहाँ होगा, क्योंकि पिस्टन टीडीसी पर होती है, तो ब्लास्ट कहाँ पे होगा, इस एरिया में ब्लास्ट होता है, यहीं पे, यहाँ पे ही ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यहीं साइड होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो यही कारण होता है कि सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। तो इसी कारण से इस एरिया की जो हमारी फिन्स होती हैं सबसे लंबी बनाई जाती है, और नीचे की क्या होती है, मतलब उससे छोटी रहती हैं। ठीक है, समझ में होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, जब मैंने डायग्राम दिखाया ही आपको, तो इसके जो पार्ट्स दे रखे हैं उन पार्ट्सों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ आपको। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो इसको इनलेट वाल्व कहते हैं, ये हमारा आउटलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व से क्या होता है, एयर जो हमारा फ्रेश है, देखो एयर हम नहीं बता पाएंगे कि एयर और पेट्रोल बोलेंगे तो कोई समझेगा कि सर डीजल की बात कर रहे हैं, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, पेट्रोल, तो मैं सीधा बोलूँगा इनलेट वाल्व से क्या होता है, फ्रेश चार्ज हमारा क्या होता है,
सिलेंडर के अंदर आता है। क्या होता है, जो हमारा फ्रेश चार्ज होता है वो किसके अंदर आता है, सिलेंडर के अंदर आता है। और आउटलेट वाल्व से क्या होता है, जो जली हुई गैसेस होती है, क्या होती हैं, जली हुई गैसेस, इससे हमारे क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो फिन्स हैं, और हाँ पिस्टन, पिस्टन भी दे रखी इसमें। ये हमारी पिस्टन है, देखो ये लिखा है पिस्टन, ये इसको पिस्टन बोलते हैं। ये हमारी क्या है, पिस्टन है। तो सॉरी गलत समझ जाओगे थोड़ा सा, पिस्टन बता रहा हूँ मैं आपको, ये पिस्टन है। ये क्या हमारी पिस्टन है। पिस्टन क्या करती है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। कौन सा मोशन, ओनली रेसिप्रोकेटिंग। पिस्टन अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे क्या करती है, मूव करती है। कैसे करती है, अप इधर तरीके, कभी ऊपर और नीचे। टीडीसी बीडीसी, टीडीसी बीडीसी। आपको अभी इंजन की जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे टीडीसी क्या होता है और बीडीसी क्या होता है। टीडीसी होती है इंजन की सबसे ऊपरी सीमा, ठीक है, जहाँ तक हमारी पिस्टन जा सकती है वह टीडीसी होती है, टॉप डेड सेंटर। बीडीसी इंजन की सबसे निचली सीमा, यानी कि सिलेंडर की सबसे निचली सीमा, जहाँ तक हमारी पिस्टन नीचे आ सकती है, वो होती है बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब है अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड भी आपको दिख रही होगी सामने, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ये लिखा हुआ है, ये है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट, किसको, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का काम करती है। कौन करती है, हमारी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के दूसरे होते हैं, एक स्मॉल एंड और दूसरा होता है बिग एंड। ये हमारा स्मॉल एंड होता है और ये होता है हमारा बिग एंड। बिग एंड क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, जबकि स्मॉल एंड क्या होता है, हमारा पिस्टन से जुड़ा हुआ रहता है। किसके द्वारा, गजनकनी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें क्रैंक दे रखी है, क्रैंक शाफ्ट ही है। ठीक है, ये नीचे क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, हमारी रोटरी मोशन करती है। क्या करती है, रोटरी मोशन करती है। और रोटरी देखो, पिस्टन क्या कर रही है, हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है, और क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है, हमारी रोटरी मोशन। क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है, रोटरी मोशन। कौन करवा रहा है ये सब, तो कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट में गए रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। तो क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, हमारी रोटरी मोशन करती है। नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारा, क्रैंक केस। ठीक है, ये क्या है, आवरण है हमारा बाहरी, ये क्रैंक केस है चारों तरफ ये। ठीक है, यानी कि बॉडी जिसको बोलते हैं क्रैंक केस। और ये हमारी फिन्स लगी हुई हैं। सॉरी, एक सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसका भाग तो बताना ही भूल गया, सबसे ऊपर दे रखा है हमारा ये, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग हमारा क्या होता है, ओनली पेट्रोल इंजन में ही लगा रहता है। किसमें, पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा स्पार्क प्लग रहता है, जबकि डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, हमारा इंजेक्टर रहता है। क्या होता है, इंजेक्टर रहता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, ओनली चिंगारी देने का काम करता है, किसमें, पेट्रोल इंजन में। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। जो हमारी एयर कूलिंग सिस्टम है उसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं, प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट नहीं कह सकते, मतलब लाभ की बात कर सकते हैं। तो लाभ क्या है, तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट, इंजन हल्का होता है या इंजन का आकार कम होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल होती है, उसमें क्या होता है, इंजन हमारे क्या होता है, हल्का लगा होता है। किसकी अपेक्षा, कार की अपेक्षा। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। तो इंजन हल्का होता है या इंजन का आकार कम होता है, क्योंकि ना तो इसमें रेडिएटर होता है, ना रेडिएटर फैन, ना हॉर्स पाइप, यानी कि इसमें कोई भी पार्ट्स नहीं होते मोस्टली ज़्यादा। ठीक है, ना रेडिएटर होता है, ना रेडिएटर फैन होता है, ना हॉर्स पाइप होता है। किसमें, एयर कूलिंग सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, अगर आपसे पूछे कि एयर कूलिंग सिस्टम का बेनिफिट क्या है, तो आप कह सकते हो इसका इंजन जो होता है हल्का होता है, का इंजन का आकार कम होता है, यानी कि छोटा होता है। इसमें ना तो रेडिएटर होता है, ना रेडिएटर फैन होता है, और ना ही हॉज पाइप होती है। क्या होती है, ना ही हॉज पाइप होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एयर कूलिंग सिस्टम में लीकेज की समस्या नहीं होती। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, लीकेज की किसी भी प्रकार की समस्या होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है,
क्योंकि इसमें कुछ लीक करेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो हमारे इंजन को ठंडा करने का माध्यम क्या है, हमारा जो माध्यम है वो हमारी क्या है, एयर है। क्या है, हमारी एयर है। जब एयर है, एयर कैसी है, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है। इसको हमें किसी पाइप या किसी असेंबली के द्वारा हमें नहीं लाना हो रहा, मतलब लाना नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है कि डायरेक्ट क्या आ रही है, डायरेक्ट हमारी इंजन की जो फिन्स हैं, हमारा इंजन है, उससे डायरेक्ट एयर टकरा रही है, जिससे क्या हो रहा है, इंजन ठंडा हो रहा है। तो हमारे इसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार की लीकेज की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम इसमें, इंजन औसत तापमान कम रहता है। देखो इंजन का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बात करेंगे हम, एंटी फ्रीज पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो एंटी फ्रीज पदार्थ क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो हमारे पदार्थ को जमने से रोकता है। ठीक है, जो हमारे ऑयल, पानी, वाटर, मतलब कुछ भी कह सकते हो, वाटर, ऑयल, पानी, ठीक है, पानी मतलब वाटर को जमने से रोकता है, वही होता है एंटी फ्रीज। अगर हम एंटी फ्रीज पदार्थ को उसमें पानी में डाल देंगे तो ये क्या होगा, जमेगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, जमेगा नहीं। तो वो कह रहा है एंटी फ्रीज पदार्थ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो कूलिंग का माध्यम है वो एयर है, तो एयर तो आपकी जमेगी नहीं, ये भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, एयर कूल्ड इंजन की लाइफ अच्छी होती है। इसकी जो लाइफ होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, चलो देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो अब हम उसी की बात करते हैं कि हमारा वाटर एयर कूलिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले इसकी क्या होगी, इफ़िशियंसी क्या होगी, कम होगी। इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है, दक्षता। इसकी जो दक्षता है, काम करने की क्षमता है, दक्षता मतलब क्या होती है, काम करने की क्षमता, इसकी क्या होगी, कम होगी। हाई स्पीड इंजन में एयर कूलिंग का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हाई स्पीड इंजन है तो उसमें क्या होगा, एयर कूलिंग सिस्टम का आप प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान रखना हमेशा, क्या, अगर हाई स्पीड इंजन है उसमें एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमारा इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें एयर कभी कम मिलेगी, कभी ज़्यादा मिलेगी, तो प्रॉपरली क्या होगा, हमारा इंजन ठंडा नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एयर कूलिंग इंजन को वहीं प्रयोग कर सकते हैं जहां हवा से सीधा संपर्क हो। बिल्कुल सही है, अगर आपका हवा से सीधा संपर्क नहीं है तो वहाँ पे आप एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग कतई नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इसमें शोर अधिक होता है। इसमें क्या होता है, जो शोर होता है वो अधिक होता है किसमें, एयर कूलिंग सिस्टम में। एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो नॉइज़ होती है, जो नॉइज़ बहुत अधिक होती है। ठीक है, जिसके कारण ये हमारा एक क्या होगा, एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इन इंजन में सिलेंडर की कूलिंग समान रूप से नहीं हो पाती है। इन इंजन में सिलेंडर की कूलिंग समान रूप से नहीं हो पाती है। अगर आपका 2 सिलेंडर इंजन है तो किसी सिलेंडर की कूलिंग जल्दी हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि इन इंजन में सिलेंडर की कूलिंग समान रूप से नहीं हो पाई, क्योंकि हो सकता है कि हमारा पहला वाला सिलेंडर वहाँ पे एयर का डायरेक्ट संपर्क हो रहा हो और जो दूसरा सिलेंडर है वहाँ पे एयर का डायरेक्ट संपर्क नहीं हो रहा हो, तो जिसके कारण क्या होगी, हमारी कूलिंग सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कूलिंग सिस्टम के बारे में देखा, कहाँ तक, एयर कूलिंग सिस्टम तक। कूलिंग सिस्टम का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और इसमें ये देखा, अगर इंजन हमारा अधिक ठंडा है तो क्या प्रभाव होगा, अगर अधिक गर्म है तो क्या प्रभाव होगा, इंजन का कूलिंग सिस्टम का प्रकार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसका हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, एयर कूलिंग सिस्टम। और एयर कूलिंग सिस्टम के एडवांटेज देखे हैं और डिसएडवांटेज देखे हैं। तो मैं चाहूँगा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम। क्या देखेंगे, वाटर कूलिंग सिस्टम देखेंगे।
थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।